राधा मधुपुर गांव में अपने पति केशव और सास सुमित्रा के साथ रहती थी। राधा एक सरकारी अधिकारी थी जो कि बिजली विभाग में काम करती थी, जिसका उसे बहुत घमंड था। एक दिन गांव का हरिया नाम का आदमी उसके दफ्तर में जाता है और उससे बोलता है, राधा बहुरिया, अरे हम बोलेंगे तो तुम बोलोगी कि काका बोलते हैं। अरे गांव के बिजली विभाग में काम करने का क्या फायदा हो रहा है तुम्हारा, जब गांव वालों को लाइट नसीब ही नहीं होती। वो तो अच्छा है अभी ठंड चल रही है, वरना हम गांव वालों का क्या हाल हो जाता। जो चीज है ही नहीं उसके बारे में क्यों सोच रहे हो काका। और रही बात बिजली की, तो कुछ तकनीकी परेशानी के कारण गांव में बिजली नहीं आ रही है। ये तो तुम्हारा रोज का बहाना हो गया है बहुरिया। अरे हम गांव वाले कुछ बोलते नहीं तो इसका मतलब तुम हमारे साथ नाइंसाफी करोगी हैं? हरिया काका, आप तो हम पर इल्जाम लगा रहे हो कि हम अपने पद का गलत फायदा उठा रहे हैं। अरे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सच कह रहे, सच। और सच हमेशा कड़वा होता है बहुरिया। अगर आप ज्यादा बोलेंगे ना तो हम आपके घर की बिजली हमेशा के लिए ही काट देंगे। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है। अरे ऐसे कैसे काट दोगी? अरे माना तुम बिजली विभाग में काम करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करो और कोई तुम्हें कुछ कहे भी ना। हरिया इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद राधा दफ्तर से घर आती है, जहाँ उसकी सास सुमित्रा उससे बोलती है, बहू ये सब क्या सुन रहे हैं? तुमने हरिया काका को धमकी दी है कि अगर वो दोबारा शिकायत करने आएंगे तो तुम हमेशा के लिए उनके घर की बिजली काट दोगी। हाँ हमने बोला है माँ जी, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत बोला है। उन्हें भी पता होना चाहिए कि वो एक सरकारी अफसर के दफ्तर में खड़े हैं, लेकिन वो तो मुझे सुनाए जा रहे थे तो मैंने भी सुना दिया। बहुरिया इतना भी घमंड करना ठीक नहीं है। तुम बिजली दफ्तर में बैठी हो तो सबको आस रहती है कि कोई अपना वहाँ है जो उनका काम करवा देगा, तभी तो लोग जाते हैं ना। लेकिन तुम तो अपनी सरकारी नौकरी के घमंड के आगे किसी को देखती ही नहीं हो। माँ जी, इस घमंड को दिखाने के लिए तो हमने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की है ताकि हम यहाँ पहुँचे, और जो चीज हमारे पास है उसका घमंड क्यों ना दिखाए हम। बहू अब तू मेरा मुंह मत खुलवा, क्योंकि तेरी नौकरी बिजली विभाग में कैसे लगी है ये सभी जानते हैं। तो मेरे सामने तो उड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत कर। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? इस नौकरी को पाने के लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी है, सिर्फ पिताजी की वजह से हमें ये नौकरी मिली है। जो सच है वो तो तूने खुद ही बता दिया, अब मुझे बताने की क्या जरूरत है? सुमित्रा राधा को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ केशव आ जाता है और बोलता है, तुम आज जल्दी कैसे आ गई? आपकी माँ ने तो सुना ही दिया है, बच्ची कुची कसर आप भी पूरी कर लीजिए, क्योंकि इस घर में सबसे बेकार इंसान तो हम ही हैं, जिसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है। सारी अच्छाई तो आप लोगों के अंदर ही है। लगता है माँ ने फिर से तुम्हारी क्लास ली है, तभी तो तुम्हारे मुंह से मीठी मीठी आवाज निकल रही है। देखिए, मुझे ना वैसे ही गुस्सा आ रहा है, और उल्टी सीधी बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तुम तो बेवजह गुस्सा कर रही हो मुझ पे। सबका गुस्सा तुम मुझ पे निकाल देती हो आके। तो फिर आप ऐसे बोलकर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? आपकी माँ को बस हमें सुनाने का मौका ही तो चाहिए होता है। जिस घर में सरकारी नौकरी वाली बहुरिया होती है, उसके ससुराल में उसकी बहुत इज्जत होती है। उसके ससुराल वाले उसे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। एक हमारे ससुराल वाले हैं जिन्हें हमारी कोई कदर नहीं है। ऐसा ना सिर्फ तुम्हें लगता है, ये तुम्हारी सोच है, बाकी हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है। हम लोग तो बहुत इज्जत करते हैं तुम्हारी, और गांव वाले तो हमें तुम्हारे नाम से बुलाते हैं। कहते वो देखो सरकारी बिजली विभाग में जो काम करती है ना, अरे वो जो सुंदर सी बहुरिया है ना वहाँ पे काम करती, अरे ये उसका पति है, ये जा रहा है। अरे ऐसे बुलाते हैं हमें। ये सुनने के बाद हम खुश हो जाते हैं, और तुम हो कि तुम ऐसी बातें कर रही हो। आप सच बोल रहे हैं? गाँव के लोग मेरी तारीफ करते हैं। हाँ, तारीफ क्या, बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी। अपने पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राधा का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो घर के कामों में लग जाती है। अगले दिन शॉल लेकर वो ठंड में कांपते हुए कुएं पर पानी लेने जाती है, जहाँ वो देखती है कि कुएं पर औरतों की लंबी लाइन लगी होती है।
जिसे देखकर वो अपने मन में सोचती है। हे भगवान, यहाँ हमारे ठंड से हाथ पैर जम गए हैं। ऊपर से कुएं पर पानी लेने के लिए इतनी बड़ी लाइन लगी है, जैसे भगवान के दर्शन की हो। हमसे तो इतनी ठंड में खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। राधा इतना सोचकर लाइन में लगने की जगह सबसे आगे जाकर खड़ी हो जाती है, जिस पर सभी औरतें उस पर चिल्लाने लगती हैं। राधा बहुरिया, तुमको हम सब पागल दिखाई दे रही हैं क्या, जो इतनी देर से लाइन में लगी हुई हैं? हमने कब कहा कि तुम सब पागल हो? हम तो सिर्फ पानी लेने के लिए यहाँ खड़े हैं। इसमें भी कुछ गलत कर रहे हैं क्या? भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, फिर भी तुम्हें इतनी लंबी लाइन दिखाई नहीं दे रही क्या? दिखाई दे रही है, लेकिन ये लाइन मेरे लिए नहीं है, तुम सबके लिए है। मैं तो बिजली विभाग में काम करने वाली एक सरकारी अधिकारी हूँ। सरकारी अधिकारी हो तो क्या सर पर चढ़कर बैठोगी तुम? चुपचाप जाकर पीछे लगो और जब नंबर आएगा तब पानी भरना। तुम लोगों को तो सिर्फ घर पर रहना है, लेकिन हमें तो दफ्तर जाना है, बहुत काम है। हमें पानी लेने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर यही बात तुमने तमीज और प्यार से बोली होती तो हम एक बार को सोच भी लेते, लेकिन तुम जो ये घमंड दिखा रही हो ना, उस नाते तो अब तुम सबसे आखिरी में ही पानी लोगी। अब जाकर लाइन में लगो, वरना और पीछे होती जाओगी। देखो, तुम सब हमारी बात मान लो, वरना हम बिजली विभाग में काम करते हैं, तुम सबके घरों की लाइट यूं काट देंगे। जाओ जाओ, अपना काम करो, ये धमकी हमें मत दो। तुम्हारी जैसी बहुत सरकारी नौकरी वाली अधिकारी देखी है हमने। राधा की इतनी धमकी देने के बाद भी उसके घमंड के चलते गांव की कोई भी औरत उसे आगे आकर पानी नहीं भरने देती, जिसके कारण उसे पानी लेकर घर पहुंचने में बहुत देर हो जाती है, जहां उसकी सास उसे खरी खोटी सुनाती है। और कुछ देर बाद दफ्तर पहुंचने पर उसे अपने सीनियर से भी सुनना पड़ता है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप से बोलती है, हम इन गांव की औरतों को छोड़ेंगे नहीं। इनकी वजह से आज हमें बहुत डांट सुननी पड़ी, इसका बदला तो हम लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ी देर बाद राधा अपने दफ्तर के कामों में लग जाती है। दिन गुजरते हैं। राधा के घमंड के कारण कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता। एक दिन वो दफ्तर से घर आती है तो उसकी सास उससे बोलती है, बहू, बिजली का बिल आ गया, समय से भर देना, किसी काम में लगकर भूल मत जाना, वरना पता चले सबको धमकी देते देते खुद के घर की बिजली गुल हो गई। माँ जी, आप भूल क्यों रही हैं कि आपकी बहू बिजली दफ्तर में काम कर रही है? अगर ऐसा हो गया तो हम पूरे दफ्तर में भूचाल मचा देंगे। नहीं नहीं बहू, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तू बस समय से कल ये बिजली का बिल जमा करवा दियो। ये काम तो ठीक से समय से कर ले, वही बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। माँ जी, आपको तो हमारी कोई कदर नहीं है ना, हमेशा सुनाती ही रहती हो आप मुझे। बहू, तू हमेशा सुनने वाले ही काम करती है, तो अब मैं क्या करूँ? अब जाके कुछ खाना बना, बहुत भूख लगी है। जी माँ जी, जाते हैं। राधा रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। दिन बीतते हैं और राधा अपने कामों के चक्कर में बिजली का बिल भरना भूल जाती है। और एक दिन जब वो दफ्तर से घर आती है तो देखती है कि पूरे गांव में लाइट होती है, सिवाय उसका घर छोड़कर। तभी वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, इतनी ठंड में बिजली बचाने का आप लोगों को क्या शौक लगा है, जो घर के बाहर ही बैठे हुए हो? अरे हमें शौक नहीं है यहाँ बाहर बैठने का। अरे यार, लाइट नहीं आ रही है घर के अंदर, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। पता नहीं क्या हो गया है। हाँ बहू, बिल्कुल, मैंने तो तुझे 4 दिन पहले ही बिजली का बिल दे दिया था जमा करवाने के लिए। तूने जमा करवा दिया था ना? हाय राम, हम तो बिजली का बिल जमा करवाना ही भूल गए। माँ जी, वो मैं माँ जी क्या कर रही है? जमा करवाया था या नहीं? नहीं माँ जी, हम भूल गए थे। तब तो कटनी ही थी। मैं पागल थी जो मैं तुझसे ही उम्मीद करके बैठ गई कि तू सही समय पर बिजली का बिल भर देगी। अपनी लापरवाही की वजह से एक बार फिर राधा को अपनी सास से बहुत सुनना पड़ता है और सबको बिजली काटने की धमकी देने वाली बिजली विभाग की बहुरिया की खुद के घर की लाइट 2 दिन के लिए कट जाती है। सुमन अपनी पड़ोसन जानकी के साथ बाजार से आ रही थी। तभी सुमन को देखकर कुछ लड़के सीटी मारने लगते हैं, लेकिन सुमन और जानकी लड़कों की ओर ध्यान नहीं देते और आगे की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद सुमन जानकी से बात करते हुए बोलती है, ये आजकल के लड़के भी ना कुछ देखते ही नहीं है कि कौन क्या है, बस आवारागर्दी करने लगते हैं। इनके घर वाले भी कुछ नहीं सिखाते, नालायक कहीं के। बताओ, मुझे छेड़ रहे हैं?
अरे अब तेरी उम्र ही इतनी कम है कि कोई ये मान ही नहीं सकता कि तू 25 साल के लड़के की माँ भी है। ऐसा लगता है कि तू उसकी बहन ही होगी। लोग भी गलत थोड़ी है। अरे लोग गलत नहीं है तो क्या मैं गलत हूँ? आजकल के लड़के तो चलती फिरती आंटी को भी छेड़ने लगते हैं। पता नहीं घर वालों के साथ कैसे रहते होंगे। ये मेरा बेटा होता तो अच्छे से सुधार देती मैं तो। अच्छा चल भी, खामखाई अपना खून मत जला। इतना गुस्सा करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे मैं अब भी जवान हूँ, मुझे सब चलता है। और तू भी तो यही कहती है कि मेरी उम्र कम है, तो कम उम्र में खून जितना जलता है उतना बनता भी तो है ना। वैसे सारी बात एक तरफ, लेकिन तुझे भी थोड़ा घमंड तो है ही कि तेरी कम उम्र है। बेटा इतना बड़ा है, अब भी जवान ही है, और बहू आएगी तब तो वो तेरी सहेली ही होगी। ना भाई ना, भले ही मैं कम उम्र में सास बनूंगी, लेकिन मैं अपनी बहू की सहेली बिल्कुल भी ना बनूं, क्योंकि सास अगर सहेली बन जाए तो बहू के पर निकल जाते हैं। सही ही है। मुझे तो लगा तेरी उम्र जैसी कम है वैसे ही सोच तेरी बड़ी होगी, लेकिन तू तो सास बड़ी घमंडी ही बनने वाली है। भगवान बचाए इस कम उम्र वाली सास से। चल अब इतना ड्रामा तो शायद मेरी बहू ना करे जितना तू कर रही है। सुमन और जानकी ऐसे ही बातें करते हुए सब्जी लेते हैं और कुछ देर बाद सब्जी लेकर घर की तरफ चले जाते हैं। सुमन जैसे ही घर आती है, वहाँ अपने बेटे अंकित को दूल्हे के जोड़े में देखती है और उसके साथ एक ऋतु नाम की लड़की थी जो दुल्हन के जोड़े में थी। उन दोनों को ऐसे देखकर सुमन कहती है, बेटा ये कौन है और तुम दोनों ऐसे शादी के जोड़े में क्या कर रहे हो? अंकित तुम्हारी बहन तो आ गई, लेकिन अब तक तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई? और तुम्हारी बहन है ये बात तो तुमने मुझे बताई भी नहीं। अब बात तो करवाओ अपनी बहन से मेरी। ये मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी माँ है, और माँ ये रीतू है मेरी पत्नी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रीतू के घर वाले शादी के लिए नहीं मानते, इसलिए हमने भाग के शादी कर ली। क्या तूने शादी कर ली और मुझे कुछ बताया भी नहीं? अरे तेरी माँ हूँ, कम से कम मुझे बताना तो था। मैं क्या शादी के लिए मना कर देती? मैं तो अपने बच्चों की शादी तक नहीं देख पाई। वाह भाई, मेरी सास तो बड़ी यंग है। मुझे लगा कोई बूढ़ी टाइप होगी, लेकिन ये तो सच में अंकित की बहन ही लग रही है। अब हम दोनों सास बहू साथ में रील्स बनाएंगे। माँ मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन हालात ऐसे बदल गए ना कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाया। माँ आप नाराज मत होना, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था सच में। अब बहू तो तू ले ही आया है, चाहे अच्छी हो या बुरी। अब तो है मेरी ही बहू ना ये, ना चाहते हुए भी मुझे हर्ट तो कर दिया, लेकिन माँ हूँ मैं, इसलिए सब चलता है ना मेरा तो। कम उम्र की है मेरी सास, लेकिन नाटक तो बिल्कुल 90s की औरतों की तरह ही कर रही है कि औरत हूँ, फुल ट्रॉमा पैकेज है ये तो। ऋतु अपनी कम उम्र की सास को देखकर अलग अलग सोच बना रही थी। सुमन अपने घर आई अचानक बहू को देखकर हैरान थी, लेकिन अब दोनों को एक साथ रहना था, इसीलिए सुमन भी अपनी बहू को अपना लेती है और दोनों सास बहू में धीरे धीरे जैसे तैसे करके बनने भी लगती है। कई दिन निकल जाते हैं, ऐसे ही सब ठीक चलता है। कुछ दिनों बाद ऋतु पोछा लगा रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ऋतु के गिरने की आवाज सुनकर वहाँ पर सुमन आती है और कहती है, अरे बहू तू जमीन पर क्या कर रही है? थोड़ा देखकर काम नहीं कर सकती क्या? माँ जी मैं तो देखकर ही काम कर रही थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ? अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। आप खड़ी क्या हो? हाथ दो मुझे। अरे नहीं रहने दो, आप भी तो सास हो मेरी, बूढ़ी हो रही हो, कहीं आपका भी पैर फिसल गया? रहने दो रहने दो। बहू मैं तेरी सास भले ही हूँ, लेकिन मेरी अभी इतनी भी उम्र नहीं है। तुझसे ज्यादा बड़ी नहीं हूँ मैं, जो बार बार बूढ़ी बोल रही है। कम उम्र की सास हूँ मैं। चल हाथ दे अपना और जल्दी से उठ जा। माँ जी अब मैं क्या करूँ? मेरे तो दिमाग से ही निकल जाता है कि मेरी सास की उम्र इतनी कम है। वो क्या है ना, आमतौर पर ऐसी सास देखने को मिलती ही नहीं है जो सास कम और ननद ज्यादा लगे। बहू मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, तुझे इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरा मजाक बनाती रहे। माँ जी मैं मजाक कहाँ बना रही हूँ, मैं तो बल्कि आपकी तारीफ कर रही हूँ कि मेरी सास की उम्र कम है और वो इतनी जवान है, लेकिन आप हो कि बुरा ही मान रही हो इस बात को लेकर। बहू मैं सब समझती हूँ, तेरा मतलब क्या है और तू किस तरह बोल रही है। अरे तो क्या हुआ, मैं कम उम्र में सास बनी हूँ? माँ जी आपके पास कुछ है नहीं बोलने को तो आप अपने मन से बनाकर कुछ भी मत बोलिए, ठीक है ना? शादी करने की तो असल उम्र यही होती है। आपकी तरह थोड़ी ना पैदा होते ही शादी करके बच्चे कर लें।
बहू, जब तुझे कुछ पता नहीं है ना तो कुछ बोल मत। और हाँ, मैं भले ही कम उम्र में बनी हूँ सास, लेकिन भूल मत मैं हूँ तो तेरी सास ही ना। और अब तक हमेशा घर में सास की ही चलती आ रही है। कभी सुना है क्या कि बहू की भी चलती है? नहीं ना, तो तू थोड़ा शांत रहना सीख ले। आई बड़ी, अरे कम उम्र में भाग कर ली होगी ससुर जी से शादी। वैसे भी समझदार तो कहीं से नहीं लगती हैं ये। और अब मुझे ज्ञान दे रही हैं। मैंने भी भाग कर शादी की है, लेकिन समझदार तो हूँ ना मैं। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। रितु आए दिन सुमन की कम उम्र में सास बनने का मजाक बनाया करती और ये बात सुमन को कहीं न कहीं बहुत ज्यादा बुरी भी लगती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद सुमन अपने बेटे से बात करते हुए कहती है, बेटा, मैं तो परेशान हो गई हूँ तेरी बीवी से। आए दिन मुझे कम उम्र वाली सास का ताना देती रहती है। अरे कम उम्र वाली सास ही तो हूँ मैं, कोई शैतान तो नहीं ना जो वो इतना बोल रही है। सुमन सब बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रितु आती है और सारी बातें सुनकर रितु कहती है, माँ जी, अब तो आपने हद ही कर दी। मेरे पति से मेरी ही चुगली कर रही हैं। शर्म नहीं आती आपको? मैं चुगली नहीं कर रही, मैं तो बस। माँ जी बस ही करो आप, खुद को कभी गलत मत बोलना। बस अपनी बहू में ही कमियां गिनाना आप। बस करो रितु तुम। अरे माँ कुछ कह नहीं रही है, इसका मतलब तुम कुछ भी बोलती जाओगी। अरे पता भी है तुम क्या बोले जा रही हो। तुम ना अपनी माँ की तरफदारी मत ही करो। मेरी माँ के साथ ना जबरदस्ती हुई थी। उन्हें शादी करनी ही नहीं थी। काफी छोटी थी मेरी माँ और मेरे पिताजी की उम्र काफी ज्यादा थी। माँ की तो कोई गलती भी नहीं थी। इतनी कम उम्र में उनके सर पे जिम्मेदारियाँ आ गई। फिर मुझे भी संभालना था उन्हें। माँ कोई अपनी खुशी के साथ कम उम्र में माँ नहीं बनी है। अंकित की बात सुनकर रितु को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद रितु कभी भी अपनी सास को कुछ नहीं कहती। सुरेश एक गरीब आदमी था जो शादियों में बारात ले जाने के लिए रथ वाले का काम किया करता था और उनसे आने वाले पैसे से वो अपने घर का गुजारा करता था। एक रोज सुबह के समय वो अपने रथ की धुलाई कर रहा होता है, तभी उसकी पत्नी रानी वहाँ आती है और अपने पति को रथ की धुलाई करते हुए देखकर कहती है, आज सुबह से ही मैं देख रही हूँ आप अपने रथ की धुलाई करने में लगे हुए हैं। आज ऐसा क्या हो गया जो सुबह से ही इस रथ के पीछे अपनी जान दिए जा रहे हैं? देखो, तुम्हें जो बोलना है वो मुझे बोल लो, लेकिन मेरे रथ को कुछ मत बोलो। ये जो तुम रोटी खा रही हो वो इसी रथ की वजह से ही खा रही हो। ये मुझ गरीब की रोजी रोटी का साधन है। मैं कौन सा मना कर रही हूँ? मुझे भी पता है आप एक गरीब रथ वाले हैं और रथ होने से आप कोई महाराजा नहीं हो जाएंगे। क्यों इसकी सफाई में अपनी जान दे रहे हैं? वैसे भी इससे आने वाले पैसों से कौन सा हमारा गुजारा हो जाता है। कमाइयाँ ज्यादा है लेकिन आता तो है ना। है तो ये हमारी कमाई का ही जरिया। हमारी रोजी रोटी तो चलती है ना इससे। क्या आप हमेशा अपना वही पुराना डायलॉग मारते रहते हो? मैं तो ये बोल रही हूँ बेच दो अपना ये पुराना खटारा रथ, किसी काम का नहीं है ये। तुम जब मुंह खोलती हो हमेशा जहर ही उगलती हो। जब इसकी कमाई का समय आया है तो तुम इसे बेचने की बात कर रही हो, और अगर नहीं भी होता तो भी मैं अपने रथ को कभी नहीं बेचता। तुम जाके अपना काम करो, मुझे अपना रथ धोने दो। शाम को मुझे इसे लेकर एक शादी में जाना है। इसका मतलब कमाई का समय आ गया। चलो, पूरे साल में कुछ महीने ही सही, लेकिन आपका ये रथ किसी काम तो आएगा। अगर आपका ये रथ धुलना हो गया हो तो अंदर आकर आप कुछ खा लीजिए, मुझे और भी बहुत काम है। रानी इतना कहकर घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुरेश भी अपना काम खत्म करके घर के अंदर चला जाता है और हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने के लिए बैठता है। तभी उसका दोस्त राजू वहाँ आता है और उससे कहता है, लगता है आज मेरे दोस्त को काम मिला है, तभी उसका रथ इतना चमक रहा है। हाँ भाई, आज जरा शादी में एक बारात लेकर जाना है। तभी आज सुबह से इसकी धुलाई करने में लगा था। इतने महीने से खड़ा ही हुआ था। यही शादियों के सीजन में तो थोड़ी बहुत जो कमाई हो जाए बस वही होती है, बाकी समय तो खड़ा ही रहता है। हाँ भाई, वो तो है, कोई बात नहीं। अभी जो काम मिल रहा है उसे कर, बाकी महीनों के लिए भी कुछ सोचेंगे। जो हाल तेरा है वही हाल मेरा भी है। बस फर्क इतना है कि मेरा लाइटिंग का काम है तो शादियों के सीजन को छोड़कर भी मेरा थोड़ा बहुत काम चलता रहता है, लेकिन तेरा बिल्कुल ठप हो जाता है। भाई उसी बात को तो लेकर मैं परेशान हूँ। शादियों के सीजन में ही जो थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं उसी से काम ना होने पर भी गुजारा करते हैं, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? कुछ और तो सोचना ही पड़ेगा। भाई बात तो सही है, हम गरीबों के लिए अपना घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। छोड़ भाई, तब का तब देखेंगे। अभी कुछ खा लेते हैं, काम पर भी जाना है, अपना रथ सजवाना है। बातों के चक्कर में मैंने तुझसे कुछ खाने के लिए नहीं पूछा, पहले खा ले कुछ। सुरेश के कहने पर राजू भी उसके साथ बैठकर नाश्ता करने लगता है। कुछ समय बाद दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं। सुरेश अपने रथ को सजाकर शादी वाले घर पहुंचता है, जहां दूल्हे की मां धारिका
सजे हुए रथ को देखकर सुरेश से कहती है, आपने तो अपने रथ को बहुत अच्छा सजा रखा है। मुझे आपका काम पसंद आया। आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। बस थोड़ी ही देर में बारात निकलने का मुहूर्त है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी कि रथ समय से आ भी पाएगा या नहीं। मैडम, मेरे रहते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम गरीब लोग हैं। हम लोग अपना सारा काम बहुत ईमानदारी और सही से करते हैं, क्योंकि अगर हम अपना काम समय से नहीं करेंगे तो दोबारा हमें कोई काम नहीं देगा। आपने बिल्कुल सही कहा। आप बहुत मेहनती भी लगते हैं। अगर सच में आपने अपना काम अच्छे से किया है तो हमारे घर में और भी शादियां हैं। हम बारात ले जाने के लिए आपका ही रथ मंगवाएंगे और मैं आपको और भी बारात का काम दिलवा दूंगी। आप सच कह रही हैं? अगर सच में आपने ऐसा किया तो इससे मुझ गरीब रथ वाले का बहुत भला हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने गरीब इंसान के बारे में इतना सोचा। मैं मानती हूँ कि इंसान की हैसियत मायने रखती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंसान की मेहनत मायने रखती है। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। धारिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद सुरेश अपने रथ पर दूल्हे को बिठाकर रथ लेकर निकलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी लोग बारात लेकर बैंकेट हॉल पहुँच जाते हैं, जहाँ सभी लोग दूल्हे को रथ से आता देखकर काफी प्रभावित होते हैं और सभी लोगों को सुरेश का रथ बहुत पसंद आता है। कुछ समय बाद शादी खत्म होने के बाद धारिका सुरेश रथ वाले के पास आती है और उससे कहती है, आपने सच में काम बहुत अच्छे से किया है और रथ से भी बारात को समय से बैंकेट हॉल पहुंचा दिया। सब कुछ समय से हो गया। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये लीजिए आपके रथ के पैसे। मैडम, लेकिन ये पैसे तो हमारी बात से ज्यादा हैं। लगता है आपने शादी की भाग दौड़ में पैसे ज्यादा निकाल दिए। ये लीजिए आपके पैसे। ये मेरी कमाई से दुगना है। तुम्हारे समय से पहुंचने पर मैंने ये अंदाजा तो लगा ही लिया था कि तुम एक मेहनती आदमी हो, लेकिन आज ये एक्स्ट्रा पैसे वापस करके तुमने अपनी ईमानदारी भी साबित कर दी। मैंने ये एक्स्ट्रा पैसे आपको अपनी खुशी से दिए थे। अगर आप इसे ले लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। धारिका सुरेश को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। इतने सारे पैसे देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है और थोड़ी देर बाद अपना रथ लेकर अपने घर वापस लौट आता है, जहाँ पहुंचकर वो अपनी पत्नी रानी के हाथ में सारे पैसे रखते हुए कहता है, ये लो मेरी इस सीजन की पहली कमाई। आज मेरी कमाई रोज से भी ज्यादा हुई है। जिनके यहाँ शादी थी वो मेरे काम से बहुत खुश थी, इसीलिए उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। चलो अच्छा है, इस जमाने में कोई तो है जिसे हम गरीबों की मजबूरी और उनकी मेहनत दिखाई देती है, वरना आजकल के लोग तो सिर्फ गरीबों की गरीबी ही देखते हैं। लेकिन हाँ, ये पैसे पाकर ज्यादा खुश मत होइए। 2-4 महीने बाद क्या करना है ये सोचिए, क्योंकि आपका ये बारात में रथ ले जाने वाला काम सालों साल तो चलेगा नहीं। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि शादियों के सीजन में भी रोज रोज तो काम नहीं होता है। काम भी कभी कभी ही मिलता है और उससे आने वाले पैसों से सालों साल घर चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझ गरीब रथ वाले को कौन काम देगा? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। लेकिन अभी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। और तुम भी कुछ खा लो। जी मैं बस अभी खाना लेकर आती हूँ, आप तब तक हाथ मुंह धो लो। कुछ समय बाद सुरेश और रानी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रानी अपने घर में उदास बैठी होती है। तभी उसकी पड़ोसन कामिनी वहाँ आती है और उसके पूछने पर रानी उसे सारी बातें बताती हैं, जिसे सुनने के बाद कामिनी रानी से कहती है, देखो मैं तुमसे वादा तो नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही एक गरीब औरत हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी सुनकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। इसलिए मैं एक बार अपने पति से तुम्हारे पति के काम के बारे में जरूर बात करूंगी। अगर वहाँ कोई जगह खाली हुई तो शायद तुम लोगों को भी परमानेंट दाल रोटी कमाने का जरिया मिल जाए। लेकिन कुली का काम है, तुम्हारे पति कर पाएंगे? बहन, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा वही बहुत है, और मेरे पति सारे काम कर लेंगे। वो बहुत मेहनती हैं। अगर आपने मेरे पति को ये कुली का काम दिलवा दिया तो हमारे बाकी के सीजनों में भी भूखा रहने की नौबत नहीं आएगी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर मैं आज शाम को ही अपने पति से बात करके तुम्हें बताती हूँ। कामिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर रानी को भी एक आस मिल जाती है। शाम को सुरेश के आने के बाद वो उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से रानी अपनी पड़ोसन कामिनी से बात करके अपनी पति को कुली का काम दिलवा देती है और इस तरह से गरीब सुरेश को रथ का काम ना होने पर भी अपने घर का खर्चा चलाने और कमाने का दूसरा जरिया मिल जाता है।